First of all, good morning all of you. वेलकम टू द सेकेंड सेशन ऑफ प्रोत्साहन वेबिनार। हम लोग सब जानते हैं एक्सरसाइज के बहुत बेनिफिट्स है, बट फिर भी क्या वजह है कि हम बार बार मोटिवेशन खो देते हैं, और मोटिवेशन खोने की वजह से हम इसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते और कंटिन्यूसली रेगुलरली कर नहीं पाते। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग इसकी साइंस को नहीं समझते। इसके बेनिफिट सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उसको अच्छी तरह से इंटरनलाइज नहीं करते, इम्बाइब नहीं करते कि भाई उसको क्यों कर रहा है और उसके क्या क्या बेनिफिट है। वैसे तो इसके अनगिनत फ़ायदे हैं रेगुलर एक्सरसाइज के, बट हमने उसको कंडेंस करके 13-14 टॉपिक्स में आपके सामने पॉइंटर्स के साथ दिया है, और आज उसी के बारे में हमने साइंस को समझना है। और बाकी सब तो ठीक है, वेट लॉस एट्सेट्रा, लेकिन मैं आपको आज ये भी प्रूव करूँगा कि कैसे हम अपने जेनेटिक कोडिंग को भी ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सरसाइज रेगुलरली। और इसके बारे में जब हम समझ जाएंगे, उसके बाद हम मिस्टेक्स और बेनिफिट्स की भी बात करेंगे डिटेल में कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं और क्यों कर, और उनको कैसे सुधारें और फिर आगे कैसे। आज का सेशन थ्योरेटिकल है, बट 27 अक्टूबर संडे को आप लोग अपना टाइम थोड़ा अर्ली मॉर्निंग का ज़रूर निकाल के रखिएगा। वी विल हैव ए फिजिकल सेशन जहां हम ये सारी एक्सरसाइजेज आपको लाइव करके सिखाएंगे और दिखाएंगे भी। तो पहले तो एक्सरसाइज के टाइप्स को जान लें। मैं हमेशा कहता हूँ एक्सरसाइज इज़ द किंग, न्यूट्रिशन इज़ द क्वीन। किंग और क्वीन दोनों होंगे तभी आपका किंगडम, हेल्थ का जो किंगडम है वो हेल्दी रहेगा, प्रॉस्पेरस रहेगा। एक्सरसाइज के टाइप्स बेसिकली हम 1-2 एक्सरसाइज ही फॉलो करते रहते हैं, वॉक पे चले जाते हैं, वॉक करते रहते हैं, बट एक्सरसाइज के बेसिकली 5 टाइप्स हैं। इसको हम डिटेल में बाद में भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ नाम समझ लीजिए। एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग ये सब आता है। एरोबिक का मतलब है एयर से आया ऑक्सीजन, जिसमें आपका सांस फूले, आप तेज चलें, आप रैपिड एक्टिविटी करें। ये तरह की एक्सरसाइजेज कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी और बीपी को कम करने के लिए अच्छी होती है, यानी आपके हार्ट, ब्लड वेसल्स और बीपी के लिए बहुत अच्छी है। सेकंड होती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जो हम में से ज़्यादातर लोग नहीं करते, और इसके बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है कि एक एज के बाद ये नहीं करनी चाहिए फॉलो, जो कि बहुत गलत है। इसके बिना आप अपने मेटाबॉलिक सिंड्रोम और इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कभी कम नहीं कर पाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिस पे हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो है मसल्स। हम बाकी लिवर, किडनी, हार्ट, इन सब पे तो बहुत मेहनत करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बट मसल्स पे ध्यान नहीं रखते। और एक एज के बाद, और एक एज क्यों, आज भी सीढ़ियाँ चढ़ने से लेके इस कुर्सी से उठने के पीछे भी मसल्स का ही काम है। अब आप एज के साथ किसी पे आधारित होके या निर्भर होकर रहना चाहते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड इज स्ट्रेचिंग, जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। योगा आसन भी इसी फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट है। स्ट्रेचिंग कब करनी चाहिए, इसमें भी बहुत लोग गलती करते हैं। लोग स्ट्रेचिंग आमतौर पे एक्सरसाइज से पहले कर लेते हैं, जबकि इसको बाद में करना चाहिए। मसल्स एक रबड़ की तरह होते हैं, अगर आपने ठंडी रबड़ को खींचा तो टूट जाएगी, तो जब आपके मसल्स गर्म हो चुके हैं तभी उसके स्ट्रेचिंग का फ़ायदा है। एंड ब्रेथ वर्क, इसकी पूरी साइंस समझाऊंगा। प्राणायाम, ब्रेथ वर्क, इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता, और हमारे नेक्स्ट वीक का एक्सरसाइज चैलेंज इसी से रिलेटेड होगा। इन 5 एक्सरसाइजेस टाइप्स को अच्छे से समझना, और आपकी बीमारियों के या बीमारी के हिसाब से इसका एक करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉलो करने से ही आपको रिवर्सल मिलेंगे। अब टाइप्स में बता देता हूँ किस किस के। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेशन। कैसे? जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो स्ट्रोक और हार्ट अटैक आपने देखा आजकल कितना कॉमन हो गए, और खासकर इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ में हमारी ब्लड वेसल्स बहुत वीक पड़ जाती है। उसी वजह से हम कॉमनली देखते हैं कि ओबेसिटी और डायबिटीज़ में ज़्यादा स्ट्रोक और हार्ट अटैक के केसेस आते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक बड़ा कारण है, नेचर ने हमको ना कोलेट्रल सर्कुलेशन दी है, यानी कि ऑल्टरनेट सर्कुलेशन, लेकिन ये हमेशा बंद रहती है। आप इस पर ध्यान देंगे, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं जो कभी खुलती नहीं है, बट वो रिजर्व के लिए दिया है। तो जब आप अपने हार्ट पे एक्सरसाइज करके हाइपोक्सिया क्रिएट करते हैं, जानबूझ के एक हाइपोक्सिया क्रिएट करते हो, यानी कि ऑक्सीजन की कमी, तभी तो हमारा सांस फूलता है, हमारी ब्रीथ रेट फास्ट होती है जब हम दौड़ते हैं। तो हार्ट को भी ज़्यादा पंप करना पड़ता है।
उस ऑर्गन को ज़्यादा काम करने की वजह से उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको और डिमांड चाहिए, तो वो जो ये बंद सर्कुलेशन है इसको खोल देते हैं, और सिर्फ 15 दिन में ही रेगुलर एक्सरसाइज से कोलेट्रल सर्कुलेशन खुलने लगता है। अब इसमें आप देखेंगे फिगर ए में हार्ट है जिसकी कोलेट्रल सर्कुलेशन नहीं खुली, जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता। अब मान लीजिए एक क्लॉट आया जहाँ पे इससे ये बंद हो गई आर्टरी, और इसके बाद जो हिस्सा हार्ट का ये डेथ हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन या हार्ट अटैक बोलते हैं। और बी फिगर में आप देखेंगे, बी डायग्राम में, कि यहाँ पे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स ओपन अप हो चुकी हैं, ये एक्सरसाइज करने वाले का हार्ट है। इसीलिए एथलीट्स को जब हार्ट अटैक आता है तो उनको कम डैमेज होता है, और यही वजह है। अब मान लो ये आर्टरीज खुली है, मान लो यहाँ ब्लॉकेज आ भी गई, तो इस आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है वो यहाँ सप्लाई कर देगा और ये हार्ट का हिस्सा बच जाएगा। सिमिलरली ब्रेन में जो स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं, लकवा मारना, इसमें देखेंगे प्लस जो पहली फिगर है ये एक्सरसाइज करने वाले का है, इसमें देखिए कोलेट्रल सर्कुलेशन ओपन अप हो रखी है। और ये बी फिगर जिसमें कोलेट्रल सर्कुलेशन ओपन नहीं हुई, ये जो आर्टरी यहाँ से बन रही है, ये देखिए यहाँ डॉटेड दिखाई है, तो ये यहाँ नहीं है, इसलिए बड़ा हिस्सा ब्रेन का डेड हुआ। लकवा ज़्यादा देर तक मारेगा, कम रिकवरी होगी, ज़्यादा हिस्सा हमारी बॉडी का डिसफंक्शनल हो जाएगा लकवा मारने। इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं, जैसे VEGF वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, एंजियोजेनेसिस, नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज़। तभी हम बोलते हैं ना, बीट रूट ज़रूर लेना चाहिए, तभी आपका हार्ट और ब्लड वेसल्स ठीक रहेगी। और भी नाइट्रिक एसिड के तत्व हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड के, जो डॉक्टर गरिमा आपको बाद में बताएंगे। सिमिलरली कार्डियक मसल्स, ब्लड की स्ट्रेंथनिंग, अभी तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ समझी, अब कार्डियक मसल की स्ट्रेंथनिंग। अगर हम वेट ट्रेनिंग करेंगे, जैसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जो आप लोग का ध्यान नहीं होता, बिल्कुल नहीं करते, तो हफ्ते में अगर सिर्फ 1 घंटा भी कर लें तो आप 40 से 70% अपने स्ट्रोक के और हार्ट अटैक के चांसेस को कम, सिर्फ 1 घंटा, और हम तो इसको आपको ज़्यादा करवाएंगे। सिमिलरली हार्ट हेल्थ के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एरोबिक्स से भी बेटर है, इसीलिए एक करेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सिर्फ वॉक करते हुए आप किसी बीमारी को रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। तो टोटल एक मिक्स होना चाहिए। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से उनका कहना है कि 300 मिनट हर हफ्ते एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसमें एंड्योरेंस यानी कि एरोबिक, स्ट्रेंथ यानी कि रेजिस्टेंस, स्ट्रेचिंग, बैलेंस, सब मिक्स होना चाहिए, करेक्ट, डिपेंडिंग ऑन आपकी जो एक्सरसाइज की क्षमता है, एज है और बीमारी है, उसके हिसाब से। तीसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो अभी हमने बोला बीट रूट से आ जाएगा और भी बेरीज से आ जाएगा, लेकिन उसको डंप भी करना है। वो सिर्फ आर्टरी में बना हुआ आपको फ़ायदा नहीं देगा, इस आर्टरी से इसको ब्लड में आना पड़ेगा, तभी ये एंडोथीलियल यानी ये अंदर की लाइनिंग की हेल्प करेगा और ब्लड क्लॉट्स को ना होने देगा और बीपी को बचाएगा, बीपी से रिवर्स करेगा, और साथ के साथ ही आपकी ब्लड वेसल्स को नरम रखेगा ताकि ये देर तक, लंबी उम्र तक जवान रहे। अब इसके लिए क्या करना है, नाइट्रिक ऑक्साइड डंप एक्सरसाइज क्या होती है, सारी एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज जो कॉमन सिंपल 4-5 जो इजीली हो सकती हैं वो ये है, अपने हाथों को ऊपर नीचे करना, कोई भी चीज़ जो एक्सरसाइज की उसके ग्रेविटी के अगेंस्ट करे, स्क्वाट्स है, साइकिलिंग है, सीढ़ियाँ चढ़ना भी है, ये सब हम आपको लाइव डेमो सेशन में सिखाने वाले हैं 27 अक्टूबर को। उसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड के तो हर ऑर्गन में फ़ायदे हैं, क्योंकि सभी ऑर्गन ऑक्सीजन पे चलती है, आपकी ब्लड वेसल जवान होगी, ऑक्सीजन पूरी तरह पहुंचेगी, तो सभी ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगी। उनमें से टॉक्सिन्स भी ब्लड के थ्रू निकलते हैं, तो किडनी और लिवर को कम काम करना पड़ेगा अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की भरपूर यूज़ कर ले हम। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे एम जो हमारा प्रोत्साहन प्रोग्राम का होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस, इस बारे में हम डिटेल में बता चुके हैं, फिर भी बताता हूँ। ये आपका मसल है इस ग्रे लाइन के नीचे, इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ से हम टेस्ट करते हैं ना, जब ग्लूकोज को चेक करते हैं, जब लैब में जाते हो या इवन ग्लूकोमीटर्स पे, इस ग्लूकोज को इस मसल्स में जाके बर्न होना होता है, जितने भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो ग्लूकोज बेस ही होती है, इसीलिए कभी भी खाली पेट एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए सिवाय योगा के। डॉक्टर गरिमा आपको ब्रीफ करेंगे इसके बाद, प्री एंड पोस्ट वर्कआउट खाने के बारे में। तो ये ग्लूकोज जो है इंटरनल जाता है, लेकिन इसके लिए ये ताला रेजिस्टेंस जो है यहाँ से पैदा होती है, यानी कि इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं जहाँ पे आके इंसुलिन लगती है, तभी ये ताला खुलता है और ये चैनल ओपन होती है। बट सिर्फ वॉक करने से ये नहीं होता,
आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अपने मसल्स से काम करवाना पड़ेगा, तभी ये रिसेप्टर्स ओपन अप होंगे, तभी आपके इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होगी। उसके बाद जब आप, हमारी किडनी ना एक केमिकल प्रोड्यूस करती है, उसको इरेथ्रोपोइटिन बोलते हैं, और ये प्रोड्यूस करती है इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी। चाहे आप लद्दाख चले जाओ, हाई एल्टीट्यूड पे चले जाओ, चाहे आप स्मोकिंग करते हो कुछ लोग, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की ब्लड में मात्रा बढ़ती है, ऑक्सीजन की कम हो जाती है। उसके अलावा जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हो हाइपोक्सिया थोड़े टाइम के लिए, जानबूझ के। अब जब ये हाइपोक्सिया इंड्यूस होता है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो किडनी के सेंसर्स होते हैं, उनको पता चलता है ऑक्सीजन की कमी है, तब ये इरेथ्रोपोइटिन सेक्रेट करती है। और इरेथ्रोपोइटिन के बिना आपका बोन मैरो, आपकी रेड ब्लड सेल और आपकी रक्त कोशिकाएं नहीं बना सकता। तो अनीमिया को कम करना है, आपकी एरोबिक कैपेसिटी को बढ़ाना है। आज आप मान लो एक फ्लोर के बाद सांस फूल के रुक जाते हो, तो अब रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो ईपीओ के फ़ायदे से, नाइट्रिक ऑक्साइड के फ़ायदे से आप 4 फ्लोर 5 फ्लोर भी चढ़ना है, डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम आप रेगुलर फॉलो करते हो। तभी मोटिवेशन मिलेगा जब आप ये सब जानेंगे, याद रखेंगे। और इरिथ्रोपोइटिन के इसके अलावा भी सभी ऑर्गन्स पे पॉजिटिव इफेक्ट है। आपके एंडोथीलियल डैमेज को कम करता है, यानी कि रक्त, ब्लड वेसल्स को। बोन मैरो तो इरेथ्रोपोइसिस करती है। ब्रेन, वाइट फैट, जो सबसे मुश्किल फैट है बॉडी से निकालना, जो आपके एब्डोमेन के आसपास हो, उसकी बर्निंग में भी यही ईपीओ हेल्प करता है। तभी रेगुलर एक्सरसाइज करने से आप पतले होते हैं आसानी से। हार्ट का लिए प्रोटेक्टिव है ही है, मसल्स, क्योंकि स्टीमिया आप प्रोड्यूस करोगे, ये भी ब्लड वेसल्स, कोलेट्रल सर्कुलेशन को बनाने में हेल्प करता है। इम्यूनिटी, जब हम इम्यूनिटी करते रहते हैं, बहुत सी चीज़ें खाते हैं, खरीदते हैं कि भाई इम्यूनिटी इससे बढ़ेगी, ये शेक ले लो, वो ले लो, खाना पीना तो सब समझ लिया, बट इम्यूनिटी की साइंस को समझिए। हमारी फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है न्यूट्रोफिल्स, जिनका काम है फैगोसाइट्स, फैगोसाइटोसिस। जब आप सीबीसी करवाते हो, आपके सब ब्लड टेस्ट में भी है, उसमें पढ़िएगा टीएलसी। टीएलसी के नीचे एक सब हेडिंग होती है लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स पहली वो आर्मी है, जैसे ही कोई कीटाणु, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आपके अंदर जाता है, ये फटाफट जाते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको खा जाते हैं। इसी को हमने टर्म दिया फैगोसाइटोसिस। बट 90% से ज़्यादा ये न्यूट्रोफिल्स रिजर्व में पड़े रहते हैं, इनको कहते हैं मार्जिनेटेड रहते हैं। रिजर्व में यानी ब्लड, बोन मैरो में, और आपके ब्लड वेसल्स के साथ चिपके रहते हैं, धीरे धीरे रोल करते हैं, तेजी से नहीं चलते। सिर्फ 5% है जो ब्लड वेसल में होते हैं। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, एक आर्टिफिशियली स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हो बॉडी में। इस बुक में जो मैं आपको बता रहा था कैंसर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें इस तरह से बताया। जैसे आप देख रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स के साथ ये न्यूट्रोफिल चिपके रहते हैं, इस तरह से रोल करते हैं, ना कि फ्री होते हैं। ये फ्री फ्लोइंग सिर्फ 5%। जब आप एक्सरसाइज करते हो, तब क्या होता है, कुछ बॉडी केमिकल्स प्रोड्यूस करती है, एक आर्टिफिशियल स्ट्रेस की तरह एक्सरसाइज होती है। HIIT कहते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो, उससे आप स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हो जानबूझ के, थोड़ी देर के लिए। अब ये ब्लड वेसल्स को छोड़ के ये न्यूट्रोफिल बाहर आ जाता है और आपके ब्लड में घूमता है। और उसके बाद अगर मान लो, कल मान लो शाम को मेरे को कोई इन्फेक्शन मिला क्लिनिक पे, बच्चा आए, वायरस है, छींक दिया किसी ने, मान लो एग्जांपल मैं अपना दे रहा हूँ, और मैंने सुबह सुबह एक्सरसाइज कर ली, तो ये ब्लड में आ जाएंगे ये न्यूट्रोफिल, जो भी वायरसेस घूम रहे हैं उनको खा जाएंगे। इसीलिए हो सकता है कि मेरे को कई बार कोविड होने के बाद भी, क्लिनिक पे एक्सपोज होने के बाद भी, मैं सीरियसली इल नहीं हुआ ज़्यादा दिन की। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर इस फिगर को आप समझ लें। तो रेगुलर एक्सरसाइज सुबह सुबह कर लो, आपकी इम्यूनिटी सुपर चार्ज हो जाती है सुबह ही। आप दिन भर आप मेट्रो में जाओ, भीड़ में जाओ, कहीं जाओ, आपके चांसेस इन्फेक्टेड होने के, बार बार जुकाम खांसी वायरल होने के कम हो जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, इसके बारे में पूरी डिटेल में लास्ट में फिर बताऊंगा, क्योंकि सब लोग ये तो समझ लेते हैं एयर कैंसर पेशेंट्स क्योंकि वीक पड़ जाते हैं, उनको एक्सरसाइज के बारे में कोई नहीं बताता। चाहे उनको पैसिवली फिजियोथेरेपी भी करा लो तो भी कर रही थी। एक्सरसाइज करने से तो डाटा है आपके सामने कि कितने परसेंट, 50 से 70% तक ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर डिक्रीज किया जा सकता। और एक और बात है, जैसे हमने बोला था, कैंसर कॉजिंग तत्व, जीनोएस्ट्रोजन वगैरह सारे आपके फैट में इकट्ठे हैं। एक्सरसाइज करने से फैट कम होगा, तो ऑटोमेटिकली इन केमिकल्स का इफेक्ट जो कैंसर कॉज करने पे वो भी कम हो। ये एक बहुत ही बड़ी स्टडी की थी, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी थी, 15 साल तक की फॉलोअप भी हुआ। जितने एथलीट्स थे कॉलेजेस के यूएस में, उनको कम कैंसर हुआ कंपेयर टू नॉन एथलीट।
अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, गठिया, आईटीपी, एलोपेशिया एरियाटा, इवन थायराइड और डायबिटीज़, ये सब भी ऑटो इम्यून डिजीज़ की कैटेगरी में आते हैं। तो जब जब आप मूव करते हो कुछ बॉडी में तत्व निकलते हैं जिससे आप ऑटो इम्यून डिजीज़ को भी रिवर्स करते हो। तो रेगुलर मूवमेंट बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो मैं बात कर रहा था मसल्स, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वो होते हैं मसल। इवन छोटा सा एक्ट आपका इस कुर्सी से उठ के टॉयलेट तक जाके टॉयलेट सीट पे बैठ के फिर उठने में भी सभी मसल्स का यूज़ है। धीरे धीरे मसल्स वीक पड़ते हैं, इसी वजह से मसल वीक करने की वजह से हमें दूसरों पे आधारित होना पड़ता है, व्हील चेयर पे आना पड़ता है, स्टिक्स का यूज़ करना पड़ता है। अगर आप मसल ट्रेनिंग करेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं एज बढ़ गई अब जिम नहीं जाना, बल्कि जितनी आपकी एज बढ़ती है, जितनी आपकी धीरे धीरे एज बढ़ रही है, उतना ही ज़्यादा आपको जिम पे फोकस या एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट फैक्टर, 70 से 80% वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस इन इंडिया। क्यों? दूध तो हम बहुत पी रहे हैं, सब दूध दूध की बात करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है धूप, विटामिन डी की कमी, धूप प्रोड्यूस नहीं होना, और कृत्रिम रूप से यानी केमिकली सिंथेटिकली जो हम विटामिन डी लेते हैं वो उस तरह से अब्जॉर्ब नहीं होता। और उससे भी इम्पोर्टेंट कारण है विटामिन डी की कमी, मान लो पूरी भी कर ली है सब ने, तब भी लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, बिकॉज हम बोन्स के ऊपर दबाव नहीं डाल रहे, बोन्स के ऊपर डिमांड नहीं क्रिएट कर रहे। जब डिमांड नहीं क्रिएट होगी तो बोन्स में ब्लड वेसल जाएगी नहीं। बोन्स में बेसिकली दो टाइप के सेल्स रहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट का काम है बोन्स को काटते रहना, ऑस्टियोब्लास्ट का काम है नई बोन को बनाना। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है हमारी एज के साथ। धीरे धीरे ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम होती है, ऑस्टियोक्लास्टिक बढ़ती है। लेकिन जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली वेट्स ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, तभी मैं बोल रहा हूँ जैसे जैसे एज बढ़े रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बढ़ाइए। तब आप बोन्स पे वेट डालते हो, बोन्स को बोलते हो भाई, जैसे मैं बोलता हूँ ईदर यूज इट और लूज इट। तो आप बोन्स बोलती हैं भाई इस पे तो बड़ा दबाव पड़ रहा है, मुझे और न्यूट्रिएंट भेजने हैं, ब्लड वेसल्स और जनरेट होती हैं और न्यूट्रिएंट जाते हैं, और वही कैल्शियम फॉस्फेट जिसकी कमी से बोन रिजॉर्ब हो रही थी अब उसमें जमने लगता है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ने लगती है। और बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे आपने देखा सर्वाइकल होता है, लोगों को चक्कर आने लगते हैं, बैलेंस खराब होता है। प्रोप्रियोसेप्शन एंड बैलेंस, प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब होता है आपके सेंसर्स जो 3D स्पेस में आपके जॉइंट्स को कैसे उसके मौजूदा उसके कंपैरिजन में है। तो एक्सरसाइज करने से रेगुलर प्रोप्रियोसेप्शन और बैलेंस की ऑर्गन्स और सेंसर्स देर तक, लंबी उम्र तक सही से हेल्दी रूप से काम करते हैं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन अब इतना ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, मेंटल हेल्थ इशू, और लोग बोलते हैं हमें तो एंग्जाइटी डिप्रेशन है, एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा होगा। एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट अंडररेटेड एंड पोटेंट एंटी डिप्रेसेंट एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग करते नहीं है, इसकी साइंस है। जब एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी में फील गुड फैक्टर्स यानी कि हार्मोन्स निकलते हैं, एंडोर्फिन्स हैं, सेरोटोनिन है, ये सब आपको मूड लिफ्टर्स होते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने के बाद आप देखोगे बड़ा अच्छा फील होता है। आप कर भी रहे हैं कुछ लोग अभी शुरू, तो आप देखोगे कंपैरेटिवली आपके दिन बेहतर होंगे, डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी, गुस्सा कम आएगा, चिड़चिड़ापन कम होगा। इसके पीछे साइंस क्या है, जैसे हम लॉन्ग टर्म्स, अब बात करूँगा ब्रेथ वर्क की क्योंकि वो भी एक्सरसाइज का एक पार्ट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बीपी को कम करने, जो लोग पैनिक करते हैं जब आप एक्यूट स्ट्रेस में होते हैं। ये तो बहुत अच्छा है बॉडी के लिए, ये हम जानबूझ के क्रिएट भी करते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। जब हम एक्यूट स्ट्रेस में होते हैं, इसको कहते हैं फ्राइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी कि मान लो आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, अब आप उससे डरोगे भी और भागोगे भी, बचना है ना उससे, या फिर लड़ोगे उससे, फ्राइट और फाइट। तो फ्लाइट और फाइट में क्या है, अब क्या होता है कि जैसे ही एक्यूट स्ट्रेस आता है, हाइपोथैलेमस एक केमिकल सेक्रेट करता है स्पाइनल कोड के थ्रू, एड्रीनल ग्लैंड पे जाता है। एड्रीनल ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस जो होता है इमोशन सेंटर होता है। एड्रीनल ग्लैंड दो तरह के हार्मोन सेक्रेट करता है, एड्रेनलिन जो एक्यूट स्ट्रेस में निकलते हैं, और कॉर्टिसोल यानी कि स्टेरॉयड एक तरह का, बॉडी भी अपना स्टेरॉयड खुद बनाती है, एंड एल्डोस्टेरॉन ऑल्सो जो बीपी को बढ़ाता है। तो एक्यूट स्ट्रेस तो बॉडी के लिए अच्छा है, ये सब हम यूज़ करते हैं जब हम एक्सरसाइज में फटाफट भागते हैं, जानबूझ के एक्सरसाइज में प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रेस। थोड़ी देर के लिए ये ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, फास्टर ब्रीदिंग करता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, टेंशन बढ़ाता है, आपकी डाइजेशन और किडनी फंक्शन को स्लो कर देता है। लेकिन जब यही चीज़ें क्रॉनिकली होने लगे तो कॉर्टिसोल बढ़ता है। अब
अगर आपके टेंशन ज़्यादा रहेगी क्रॉनिकली तो आपको नींद नहीं आएगी, नींद बिगड़ती है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, सूजन रहने लगती है। तभी लोग बोलते हैं ना, मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा, उसमें कॉर्टिसोल का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए स्ट्रेस रिस्पॉन्स मैनेजमेंट और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। अब प्राणायाम की क्यों सक्सेस है इतनी ज़्यादा, इसके बेनिफिट्स क्यों हैं, या इवन ब्रेथ वर्क के, इसके बेनिफिट्स इसलिए है कि हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम है जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ANS। ऑटोनॉमिक का मतलब है ऑटोमेटिक काम। इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है कि अगर हम सांस लेना, डाइजेशन और दिल का धड़कना उसके हाथ में देते तो वो भी भूल जाता, इतना बिजी है इंसान। इसीलिए नेचर ने इसको ऑटोमेटिकली करने का सोचा। इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट क्रेनियल नर्व जिसको वेगस नर्व बोलते हैं, इसको संतों की नर्व भी बोलते हैं, क्योंकि इसको आप मेडिटेशन ब्रेथ वर्क करके कंट्रोल कर सकते हो खुद। यानी कि प्रैक्टिस से आप खुद अपना BP और हार्ट रेट कंट्रोल कर सकते हो। जो बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा और ब्रेथ वर्क की, वो ये अचीव कर सकते हैं। तो जब आप स्ट्रेस में होते हो, एस फॉर स्ट्रेस, एस फॉर सिंपैथेटिक सिस्टम, ये सिंपैथी करता है बॉडी के साथ, कोई फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अब आपके पीछे कुत्ता पड़ गया तो आप चाहोगे ना सांस तेजी से लो, हार्ट तेजी से भरे, आपकी पीपल डायलेट हो ताकि दूर तक आपको दिखे, मुंह में पानी ना आए ताकि भाग सको। डाइजेशन आप उस वक्त तो नहीं चाहोगे यूरिन और पॉटी जाए ताकि पीछे कुत्ता पड़ा है, तो इसलिए ये सारा सिस्टम उल्टा हो जाता है। अब ये क्रॉनिकली जब बढ़ेगा तब वो कुत्ता तो हमेशा ही आपके पीछे पड़ा है, कोई ना कोई स्ट्रेस का कारण तो हमेशा ही रहता है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस में सारी आपकी डाइजेशन बिगड़ती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, यूरिन फंक्शन, किडनी फंक्शन, हार्ट तेजी से चलता रहता है, BP बढ़ता है, ये सारी चीज़ें होती है। पेरिस्टल्सिस जिसे कहते हैं पेट गड़बड़ होता है। जब आप रिलैक्स होते हो प्राणायाम से, पैरासिम्पथेटिक, P फॉर प्राणायाम, P फॉर पैरासिम्पथेटिक, ये याद रखिए। वेगस नर्व के थ्रू आप जानबूझ के, आपके लंग्स में कुछ सेंसर है, नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 14 से 16 बार सांस लेते, जब आप एंक्शस होते हो 20 से 30 बार ले रहे होते और शैलो ले रहे होते। तो जानबूझ के गहरा और धीरे सांस लेना, जो इस वीक की आपकी एक्टिविटी होगी 4-2-4 ब्रीदिंग। सुबह उठते ही आप 10 मिनट मेडिटेशन को देंगे आंख बंद करके, आपका यही इस वीक का चैलेंज भी होगा। 4-2-4 ब्रीदिंग क्या होती है, 4 की गिनती में आपने सांस इनहेल करना है, 2 की गिनती में स्टॉप करना है, पॉज, और फिर 4 की गिनती में एक्सेल करना है। ये कुंभक थेरेपी का भी पार्ट है। कुंभक पे हम डिटेल सेशन 2nd या 3rd मंथ में लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये प्रैक्टिस शुरू कीजिए 4-2-4। अब क्या हुआ, आपने एक सांस पूरा करने में, इनहेल और एक्सेल में, जानबूझ के 10 सेकंड लिए, आपने वॉलंटरीली अपनी ब्रीथ रेट को कम कर लिया। इससे क्या होगा, इससे वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, ये हाइपोथैलेमस जो इमोशन सेंटर है उसके पास जाएगी और उसको बोलेगी भाई ये आदमी स्ट्रेस में नहीं है, इसका पैरासिम्पथेटिक सिस्टम ऑन करो। तो फिर आपकी डाइजेशन इंप्रूव होगी, लिवर अच्छे से काम करेगा, किडनी यूरिन फंक्शन बेटर होगा, टेंशन कम होगी, कंस्ट्रिक्शन ब्रोंकाई, सांस आप गहरा और बेहतर ले पाएंगे, हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, BP डाउन हो जाएगा, शुगर कंट्रोल हो जाएगी। तो ये 4-2-4 करने से क्या होगा, एक सांस लेने में 10 सेकंड लगे तो 1 मिनट में आप 6 से 7 बार ही सांस ले पाए। अब इसको आप मॉडिफाई करना चाहो, मैं इसमें बीच में ओम का उच्चारण भी कर सकते हो लंबी देर, तो उससे आप ये 2 सेकंड को पॉज को और लंबा, या एक्सेल को और लंबा कर सकते हो। तो मेडिटेशन के साथ भी इसको फॉलो कीजिए। तो 4-2-4 की ब्रीदिंग आप प्रैक्टिस करेंगे सुबह उठ के मिनिमम 10 मिनट्स रोज़ सुबह। पहला काम यही कीजिए, बेड पे ही कर लीजिए चाहे। बहुत इंपॉर्टेंट, कैलोरीज को बर्न करना एंड रिड्यूस, ये तो सबको पता है कि एक्सरसाइज करेंगे तो कैलोरीज बर्न होगी। तकरीबन 1 किलोमीटर वॉक में आप 70 कैलोरीज बर्न करते हो दिन भर में, उस हिसाब से कैलोरीज बर्न, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में और जल्दी कैलोरीज बर्न, इसीलिए कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट मिलता। और जब कैलोरीज बर्न होगी, फैट बर्न होगा, तो ओबेसिटी कम होगी। ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीज, हम पहले ही जानते हैं। अब देखिए, मेडिकल स्कूल में तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई नहीं, और शायद जानबूझ के नहीं सिखाई होगी, क्योंकि हम चाहते ही हैं कि डॉक्टर्स दवाइयाँ बेचें और बीमारियाँ हो गए। लेकिन उसके अलावा हमें बहुत मेहनत करके, बहुत डाइट के बारे में पढ़ के, मैंने, डॉक्टर गरिमा और हमारी टीम ने बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा के ये प्रोग्राम बनाया है। तो एक किताब है डेविड सिंक्लेयर की, ही इज़ ए PhD ऑथर, एंड इनकी हार्वर्ड, ये जेनेटिक्स के प्रोफेसर हैं और रिसर्चर हैं। इनकी हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में और सिडनी में, सिडनी यूनिवर्सिटी में इनकी लैब्स भी हैं। इन्होंने बेसिकली जीस सेल पे काम किया और इवन चूहों की
आँखों में रेटिना में जो एज के साथ डैमेज होता है और उनके बाल सफ़ेद, तो उनको काला करके दिखाया अपने कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करके। इन्होंने 3 जीन की सीरीज़, 3 जीन्स के ग्रुप जो हैं सर्टुइन्स, AMPK एंड mTOR, इन 3 टाइप के जीन्स को नोटिफाई किया कि अगर हम इन जीन्स को सही तरीके से स्टिमुलेट करके पॉजिटिवली यूज़ करें तो हम इवन एजिंग को स्टॉप कर सकते हैं, एजिंग को कम कर सकते हैं, एजिंग को रिवर्स तक कर सकते हैं, वो तो ये कहते हैं। अब जितनी क्रॉनिक डिजीज़ें हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे सेल बिगड़ते हैं, सभी ऑर्गन्स डैमेज होती है। तो बेसिकली अगर ये 3 जीन हम यूज़ करें तो लॉन्गेविटी यानी कि हेल्थ स्पैन की बात कर रहा हूँ मैं, लाइफ स्पैन तो चलो आप दवाइयों के बल पे भी ज़िंदा रह लेते हो, आपका हेल्थ स्पैन बढ़ेगा, आपकी ऑर्गन्स लंबी देर तक काम करेगी। अब इन 3 जीन्स को कैसे ठीक करना है ये देखिए, एक्सरसाइज का कितना रोल है इन जीन्स के ऊपर। और भी फैक्टर्स हैं इसमें, जैसे कि व्रत रखना, फास्टिंग, और मीठा कम खाना, और एक्सरसाइज करना, मेंटल हेल्थ पे काम करना, जो हमारे प्रोग्राम का तो एक तरह से प्रोत्साहन प्रोग्राम फॉलो करके आप एक्चुअली अपने जीन्स को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो या कर रहे हो। ये देखिए मैं आपको टाइप बताता हूँ। सर्टेन्स एक ग्रुप ऑफ जीन्स है, इसमें 3-4 टाइप के जीन्स हैं। ये देखिए कैसे एक्सरसाइज इसको पॉजिटिवली इफेक्ट करती है, जिससे मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, न्यूरो डिजनरेट, एल्जाइमर डिजीज, पार्किंसोनियम, भूलना, ये कम होता है, एंड प्रोलिफरेटिव डिजीज यानी कैंसर्स से हेल्प करने में हेल्प मिलती है। तो इससे ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, कैंसर जो है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म यूज़ नहीं कर पाते। इसके अलावा एक्सरसाइज P53, ये मैंने कल भी शेयर किया था ग्रुप पे, P53 जीन की म्यूटेशन तकरीबन 80% कैंसर में मिलती, पॉजिटिव आती है। इसके साथ और भी जीन्स पाथवेज हैं। P53 एक्चुअली एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, यानी कि ये ट्यूमर सेल्स को बढ़ने से रोकता है। इसकी म्यूटेशन हो जाती है हमारी गलतियों से। तो P53 सर्टुइन्स का ये एक पार्ट है। देखिए मॉडरेट टू इंटेंस एक्सरसाइज प्रोटेक्टिव फंक्शन देती है P53 में बहुत से कैंसर पेशेंट को ज़रूर एक्सरसाइज एरोबिक करनी चाहिए और सभी एक्सरसाइज को फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा mTOR जो अभी सेकंड जीन की बात करी, ये भी पॉजिटिवली इफेक्ट होता है। एंड तीसरा APMK, इसको तो बोला ही है कि ये मेटाबॉलिक पाथवे का जीन है। तो ये तीनों जीन्स पॉजिटिवली इफेक्ट होते हैं अगर हम एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं। ये सब रिसर्च पेपर हैं जो बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेज से आपके सामने हैं। अब क्या बेसिक है एक्सरसाइज के बारे में, क्या हम गलतियां कर रहे हैं, इसके डिस्कस करें। 5 टाइप की एक्सरसाइज हमने बता दी, एरोबिक, रेजिस्टेंस, स्ट्रेचिंग, योगा, ब्रेथ वर्क एंड बैलेंस। अब क्या है कि बेसिक क्या करते हैं, एक तो हम इनफ एक्सरसाइज नहीं करते। जैसे मैंने बोला 1 किलोमीटर में सिर्फ 70 कैलोरी बर्न हुई, 1 कप चाय में आपको 100 कैलोरी मिलती, तो 1 किलोमीटर चल के तो आप एक चाय भी कम नहीं कर पाए। तो रस और खा लिया तो आप 300 कैलोरी पे पहुंच गए, तो 5-6 किलोमीटर। तो खाली वॉक करने से इसलिए रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि हम सबके पास टाइम लिमिटेड है। तो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक ही टाइप की एक्सरसाइज नहीं करते रहेंगे तो, मतलब एक ही टाइप की एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलने वाला। दूसरा, बॉडी अडेप्ट कर जाती है, सिर्फ 6 हफ्ते के अंदर अंदर बॉडी अडेप्ट कर जाती है एक टाइप की एक्सरसाइज की। तो अगर आप सेम डिस्टेंस सेम टाइमिंग में करते रहोगे, यानी मान लो 5 किलोमीटर आप चलते हो 50 मिनट में, अगर यही करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो 6 किलोमीटर 6 हफ्ते के बाद, 4 से 6 हफ्ते के बाद आपकी बॉडी में और चेंजेस आने रुक जाए, तभी लोग बोलते हैं अब आगे वेट नहीं लूज हो रहा, रुक गया। दूसरा, करेक्ट फॉर्म, जैसे स्क्वाट है, इसी के लिए हमने लाइव सेशंस रखे हैं। स्क्वाट में अगर आप कमर झुका देते हो तो वो वेट आप बैक पे ले आते हो रादर देन लेग्स। ऐसे ही सभी मसल्स में करेक्ट मूवमेंट और करेक्ट फॉर्म नहीं यूज़ करोगे तो एक्सरसाइज के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ये हम 27 अक्टूबर को बहुत डिटेल में आपको लाइव सेशन में डेमो देंगे, के लिए अपना टाइम निकाल के रखिए। और आपकी इंडिविजुअल डिजीजेस और बॉडी टाइप और मेटाबॉलिज्म के हिसाब से हम ये पांचों टाइप की एक्सरसाइज आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे बाद में कि कौन सी आप करिए कॉम्बिनेशन में जो आपको ज़्यादा बेनिफिट। और रेगुलर मोटिवेशन, अब इतनी साइंस, अगर इतनी एम्पावरिंग इन्फॉर्मेशन आपके सामने है कि भाई जीन्स तक को आप स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते, तो मुझे नहीं लगता कि कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन की अब कमी आनी चाहिए। नहीं तो ये वीडियो बार 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 देखिएगा। एंड सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग, जितना हो सके सिर्फ सुबह नहीं दिन भर में भी स्टेप्स मत काउंट कीजिए, उसका कोई बेनिफिट नहीं। जितना हो सके काम करने की कोशिश फिजिकली करिए, सीढ़ियाँ लीजिए, एस्केलेटर मत लीजिए, लिफ्ट मत लीजिए, भारी सामान खुद उठाइए,
ऊपर ले जाना है तो भी ले जाइए, शुरू कम वेट से कीजिए, फिर आटे की बोरी है, सिलेंडर्स हैं, जैसे भी करके बीच बीच में उठाने की कोशिश कीजिए। गलती क्या करते हैं, एक तो हम इनफ एक्सरसाइज ही नहीं करते, तो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट ही नहीं होता, तो पतले कैसे होंगे। दूसरा, खाली पेट चले जाते हैं एक्सरसाइज करने। अब जैसे बताया ग्लूकोज ही मसल में बर्न होता है, तो एक्सरसाइज करेंगे ही नहीं। तो इवन आप देखेंगे तंदूर जब जलाते हैं हम लोग, तो एक बर्निंग कोल हम अंदर डालते हैं पहले। तो भट्टी को जलाना है तो एक जलता हुआ कोयला तो डालो पहले। दूसरा, सेम टेम्पो, सेम स्पीड, सेम डिस्टेंस बार 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 करते हैं, बॉडी कंफर्ट जोन में चल जाती है, अडेप्ट हो जाती है, चेंजेस आने बंद हो जाते हैं। इसीलिए चेंज करना चाहिए। इसके बारे में आपको सेट्स और रिपीटिशंस, कौन सी एक्सरसाइज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के क्या 3 AM है, ये सब हम 27 अक्टूबर को आपको बताने वाले। उसके बाद प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, डॉक्टर गरिमा ब्रीफ करेंगे इसके बारे में। फैट बर्नर्स बिल्कुल नहीं यूज़ करने, हमने कोई केमिकल नहीं यूज़ करना। फॉर्म को प्रॉपर होना चाहिए, जो भी आपको एक्सरसाइज के लाइव डेमो या वीडियोस दिए जाएंगे आगे, उसको प्रॉपर फॉर्म को फॉलो कीजिएगा, देखिएगा। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम नहीं करते, उस पर बहुत ध्यान देंगे हम इस पूरे प्रोग्राम। थोड़ा हम प्री पोस्ट वर्कआउट समझ लेते हैं। देखिए, लाइक डॉक्टर जयंत सेड कि जब भी हम प्री वर्कआउट कर रहे हैं तो वी नीड अ सर्टेन फ्यूल टू बर्न दैट फायर। तो इसलिए अनलेस यू आर गोइंग फॉर अ लेजर वॉक और यू आर डूइंग योगा जिसमें कुछ भी स्ट्रेनुअस नहीं है, देयर इज नथिंग टू स्ट्रेनुअस, तब तो आप थोड़ा बहुत खा के या बिना खाए भी जा सकते हैं, दैट्स ओके। लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर टू ईट समथिंग एंड स्पेशली ईट अ सोर्स ऑफ शुगर जो आपको फटाफट यूटिलाइज हो जाए, यू नो, समथिंग दैट यू कैन यूटिलाइज रियली वेल। तो जैसे कि आई विल शो यू सर्टेन थिंग्स। आपका मे बी एन एप्पल, ईट एन एप्पल, फटाफट वो आपकी शुगर यूटिलाइज हो जाएगी बॉडी से, और जो भी है उसके साथ आपके रिजर्व हैं ग्लूकोसिस के, व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग दे विल स्टार्ट यू नो गेटिंग यूटिलाइज। और यू कैन ईट अ बनाना, हैव अ बनाना, बनाना खा लो, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। या फिर यू कैन हैव लाइक इसमें से 2 डेट्स खा लो या कुछ किशमिश खा लो, 4 से 5 किशमिश खा लो। तो यू नो दीज आर द थिंग्स, जो शुगर फ्रूट्स जो इजीली एब्जॉर्बेबल शुगर है बॉडी में, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, सो ट्राई टू डू दैट। कुछ भी हैवी नहीं खाना है, डोंट हैव समथिंग टू यू नो टू रिच इन फैट्स बिफोर यू गो फॉर योर वर्कआउट, ठीक है। इसके अलावा जैसे कुछ लोग अगर ज्यादा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेट्स डे जिस जिन्होंने जिम ज्वाइन किया हुआ है घर पे ही, जिनका HIIT का डे है, यू कैन गो फॉर समथिंग लाइक अ स्वीट पोटैटो चाट बना लीजिए। थोड़ा सा स्वीट पोटैटो को बॉईल करके उसको आप यू नो उसको कट करके उसमें थोड़ा सा नींबू नमक काली मिर्च डाल के यू कैन हैव दैट। So that is a good source of, these are the good sources of pre workout। तो pre workout में हमको बहुत ज्यादा ना कंसंट्रेट करना है प्रोटीन पे, ना हमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है ऑन द अमाउंट ऑफ फैट। वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन गुड sources of sugar which are easily digestible by the body। I think अभी आपके प्लान्स में किसी ने भी मुझे अपना वर्कआउट रूटीन नहीं दिया था, तो I have not included, बट आई थिंक एक दो जिन्होंने दिया हुआ है उनके लिए आई हैव मेड कि आप प्री वर्कआउट में क्या करो, पोस्ट वर्कआउट में आप क्या करो, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज तभी हम जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका हम पूरी तरीके से बेनिफिट ले पाएंगे, ठीक, दैट इज वन थिंग, ठीक है। नाउ विल कम टू द पोस्ट वर्कआउट, कि पोस्ट वर्कआउट में जब भी हमने अच्छा ट्रेनिंग किया है तब हम क्या करेंगे। सी व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज मसल टियर होगा, मसल वियर होगा व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग। तो ये मत सोचिए यू विल नॉट यू नो आपकी मसल्स में कोई टियर नहीं होगा, दैट इज अ नॉर्मल बॉडी प्रोसेस। हम कुछ भी करते हैं, थोड़ा सा भी स्ट्रेनुअस करते हैं, व्हेन वी आर यूजिंग आवर मसल्स देयर इज अ मसल वियर एंड टियर। हमको फोकस किस पे करना है कि हमको उस मसल को रिपेयर कैसे करना है। the muscle tear that has happened, the muscle injury that has happened during our workout, now we have to focus कि हम उसको किस तरीके से हम उसको रिपेयर करें। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट इज हाइड्रेशन, पानी पूरा देना है मसल्स को, ठीक है। फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज हाइड्रेशन। जो लोग आप मैराथन्स कर रहे हैं या फिर जो लोग आप यू नो कुछ भी जिम में या घर पे HIIT कर रहे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग दैट टाइम कीप ऑन सिपिंग वाटर। आई एम नॉट सेइंग लार्ज अमाउंट, पेट को भारी नहीं करना है, छोटे छोटे अमाउंट में कीप सिपिंग वाटर। इनफैक्ट जो लोग अल्ट्रा मैराथन्स वगैरह रन करते हैं, व्हाट आई टेल देम इज टू कीप ड्रिंकिंग इलेक्ट्रोलाइट वाटर। ORS का पैकेट घोल के आप ले लो, सो दैट कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट्स भी यूज कर रहे हो ड्यूरिंग योर वर्कआउट वो भी आप पी लो। स्पेशली जिन लोगों को लो BP का टेंडेंसी होता है, उन लोगों को भी आई टेल द सेम थिंग व्हेन दे आर वर्किंग आउट,
कि आप कोकोनट वाटर अपने साथ लेकर जाओ या फिर ये इलेक्ट्रोलाइट वाटर आप अपने साथ लेकर जाओ, सो दैट जो इलेक्ट्रोलाइट्स आप लूज कर रहे हो वो आप लेते रहो, ताकि मसल में क्रैम्पिंग नहीं हो, मसल स्टिफनेस नहीं हो, ठीक है। पानी पीते रहो। दूसरा चीज इज द व्हाट काइंड ऑफ फूड वी हैव टू गिव टू द मसल टू रिपेयर। सबसे पहली चीज अगेन अ सोर्स ऑफ शुगर जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, वो क्यों करना है, ग्लूकोज का सोर्स हमें क्यों देना है पोस्ट वर्कआउट, क्योंकि देखिए कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना उनका प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट होता है। प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट इज जो प्रोटीन हमको अब बॉडी को देना है टू रिपेयर द मसल्स वो बचे रहें, वो एनर्जी रिकवरी में नहीं यूज हो जाए। उस एनर्जी रिकवरी के लिए हमने शुगर दे दिया, हमने कार्ब्स दे दिया, ठीक है, और जो बचा प्रोटीन वो फिर इस मसल को रिपेयर कर ले, ठीक है। हमारे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो भी हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स करते हैं दे आर अ गुड सोर्स ऑफ दीज इजी शुगर्स, इजी ग्लूकोज। तो आपको ग्लूकोज भी मिल गया उसी डाइट से जो आपकी एनर्जी को रिजर्व करने में हमें काम करेगा, और हमको प्रोटीन भी मिल गया उसी डाइट से जो आपकी मसल रिपेयरिंग में काम आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अ वेरी गुड सोर्स फॉर दिस थिंग फॉर योर दिस पोस्ट वर्कआउट मील्स इज अ गुड प्रोटीन सोर्स जो हम इजीली हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर ले। तो उसके लिए आई विल शो यू कि हम क्या करेंगे। आई हैव टेकन अ प्लांट बेस्ड कर्ड, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में पीनट कर्ड बताया था, तो ऐसे आप प्लांट बेस्ड कर्ड ले लो और आप 2 चम्मच चना सत्तू पाउडर ले लो। कैन एवरीबडी सी, है ना, इन दोनों को आप ले लो। इस तरीके से अब आपको क्या करना है कि यू कैन सी दिस ब्लेंडर मिक्सर, इस मिक्सर में हमको इसको वो कर लेना है, वी जस्ट हैव टू पुट इट। आप चाहो तो सिर्फ जो हाथ की वो होती है ना लोई जो जिससे हम लस्सी वगैरह बनाते हैं पहले, इन दोनों को बिलो उसमें डालें और उसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो अभी आई एम एट अ सेटअप जहाँ पे मेरे पास वो नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू इज आप इसको वो कर लो, इसमें आप साथ में अपनी पसंद के मसाले डाल लो। यू कैन ऐड लिटिल धनिया, यू कैन ऐड लिटिल पुदीना, यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ योर व्हाट डू यू कॉल इट, आपका भुना हुआ जीरा, and then you can add a little bit of काला नमक so that it tastes also nice, you don't feel कि हम क्या पी रहे हैं, ठीक है। तो उसमें वो सब चीजें डाल के you just इसको blend कर लो, ठीक है। और इसमें चाहो तो थोड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हो, तो आपकी हाइड्रेशन अच्छी हो, हाइड्रेशन वाला जो पॉइंट है वो भी कवर हो जाएगा कि आपको अलग से पानी और फिर ये सब चीजें आपको नहीं पीना है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करो और इसको, ये आपका बन गया बढ़िया सा सत्तू शेक। जस्ट इंटरप्टिंग हियर, अगर आप इमीडिएट एक्सरसाइज के बाद एक अच्छा प्रोटीन सोर्स लेते हो जिसमें अमीनो एसिड है, उसमें भी ये एपीएम के पाथवे जो मैंने अभी बताई जीन्स की, वो आप ट्रिगर करते हो। दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक गुड अमाउंट ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन आफ्टर एक्सरसाइज। एग्जैक्टली, ठीक है। ये आपका सत्तू शेक बन जाएगा। इसका क्वांटिटीज डिपेंडिंग ऑन किसमें आपने किया है। जब आपके पास, जब व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल टेल मी कि नाउ वी हैव स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग एंड प्लीज टेल अस, सो आई विल टेल यू द अमाउंट एंड ऑल कि किस तरीके से आपको कैसे करना है। इसमें कुछ भी नहीं कि इट्स वेरी सिंपल टू मेक, एज यू सी इट हार्डली टेक्स 1 मिनट टू प्रिपेयर। और आपको ये सब मिक्सी का वो सब करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट इसको शेक कर, वैसे ही कर लो बिलोई से ऐसे करके एंड हैव इट। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड सोर्सेज प्लांट बेस्ड प्रोटीन का, व्हिच विल गिव यू एम्पल अमाउंट ऑफ protein and your everything, antioxidants also, अगर because अगर आपको green leaf vegetables जो मैंने बोला था, greens आप micro greens डालेंगे, coriander, पुदीना आप वो डाल लीजिए, vitamin C which is very good for recovery, muscle recovery, आप इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर लीजिए, या फिर साथ में ही आंवला डाल लीजिए। So this one meal that we can do very easily, which doesn't take any time. Second meal, 2 meals मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। Second is ये plant based protein है, this is milk है, this is coconut, ठीक है, जो coconut milk which you many of you are doing. I have chosen coconut milk क्योंकि आप में से कुछ लोग already कर रहे हो coconut milk। उसमें आप ये chia seeds, I have taken 2 tablespoons chia seeds, इसको आप या तो वो करो, इसको आप अपना सोक करके या तो प्लांट बेस्ड मिल्क में ही सोक कर लो या अलग से इसको सोक कर लो, ठीक है। इसको दोनों को ऐड कर लो। इसमें अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको प्री वर्कआउट की चीजें बताई थी ना, एक चॉप करके एप्पल डाल लो, अपने नट्स एंड सीड्स डाल लो, थोड़ा सा सिनेमन डाल लो, जस्ट टू मेक इट फ्लेवरफुल। ये सब चीजें आप कर लो तो फिर आपको सारा सब कुछ कंप्लीट मील मिल जाएगी एंड इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन।
ठीक है, आपका 1 टेबल स्पून चिया सीड्स में आपको 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। आपने 2 टेबल स्पून चिया सीड्स डाल लिया, आपका 8 ग्राम प्रोटीन हो गया। उसके अलावा आपको कोकोनट मिल्क से मिल गया 2-3 ग्राम प्रोटीन, आपने नट्स एंड सीड्स से डाल लिया। तो अब आप मुझे बताओ कि बाजार का कोई भी प्रोटीन शेक क्या आपको ये सब देगा? आपको इतने अच्छे हेल्दी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन नहीं देगा, वो आपको सिंथेटिक केमिकल्स और सिंथेटिक शुगर देगा। वो नहीं करना है। सो दीज आर द 2 बेस्टेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन डू। इसके अलावा व्हाट आई डू इज, आप लोगों को अच्छा कुछ चीजें हम नाइट्रिक ऑक्साइड के सोर्सेज की बात करेंगे जो पहले डॉक्टर जयंत ने बताई थी। अब मैं आपको ना कुछ चीजें बताऊंगी एंड यू विल ऑल, बिकॉज अब सबको डाइट्स मिल चुकी है एक्सेप्ट फॉर शर्मा फैमिली जिनका साथ मेरा कल ही वो हुआ है, एंड मिस्टर पुनीत एक और जो है वो आर यूएस क्लाइंट जिनके टाइमिंग्स की वजह से उनको अभी तक वो नहीं हो पाया, तो ही विल आल्सो गेट इन द कमिंग वीक, इन द नेक्स्ट 2 days यू विल आल्सो गेट। बाकी यहाँ पे सब लोग को डाइट मिल चुका है। अब मैं जो जो बातें बोलूंगी ना, आप बोलोगे अरे ये तो हमारी डाइट में ऑलरेडी है, जो हम एक्सरसाइज में मतलब यू नो कि we were not aware of the benefits of this and this is already there in the diet. नाइट्रिक ऑक्साइड के रिच सोर्सेज, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच हुआ, केल हुआ, ठीक है, ये सब आपकी चौलाई, सब ये जो सब चीजें हैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी की डाइट्स में, किसी किसी की डाइट में भी स्मूथली डिफरेंट है, तो वो बाद में ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा हमारा क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, आपकी कैबेज हुआ, आपका कॉलीफ्लावर हुआ, आपका लेटिस हुआ। हाँ, बट लेकिन ये है कि इनको अगर हम रॉ लेंगे तो इस चीज के लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल है, जो हमारे कुछ हाइपोथायराइड पेशेंट नहीं ले सकते, बट दैट इज ओके, वो कैरेट ले सकते हैं। कैरेट इज अनदर वेरी गुड सोर्स, ठीक है। इसके अलावा बीट्स इज अ वेरी गुड सोर्स, ठीक है। फ्रूट्स में बात करें तो हमारी ऑरेंज वाली जो वेजिटेबल्स होती है ना, ऑरेंज वाले फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि हमारा ऑरेंज हुआ, ऑरेंज ही हुआ, मैंगो हुआ, पपाया हुआ, all these are good sources of your nitrates and nitrites, जो कि फिर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारे नट्स एंड सीड्स, सबकी डाइट में है नट्स एंड सीड्स। जो नट्स एंड सीड्स हैं, दे कंटेन एन अमीनो एसिड कॉल्ड आर्जिनिन व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन। तो हो गया वो भी हमारा डाइट में, ठीक है। इसके अलावा हमारे सिट्रस फ्रूट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, और वो हमारी फिर बॉडी में जो है ब्लड की नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो कुछ भी, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स ऑल लाइक आई सेड बिफोर द ओरिएंटेशन इन द ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, हमने आपको ये बताया था कि आपको सब कुछ घर से ही मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू नो किसको कैसे यूटिलाइज करना है। अब यहाँ पे आई थिंक सब किसी को ही स्मूदीज मिली हुई है, जिसमें जो मैंने अभी प्रोडक्ट्स बताए हैं आधे तो ऑलरेडी उसमें है। गार्लिक इज अ वेरी गुड सोर्स, कुछ लोग नहीं करते अनियन गार्लिक, इट्स ओके, बाकी चीजें कर सकते हैं। टोफू इज अ वेरी गुड सोर्स। So these are the very good sources that you can do, और ये बिना सोचे हुए कि हम भाई अब इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या हमें इनफ प्रोटीन मिल रहा है, क्या हमें ये सब कुछ मिल रहा है, आपको यू आर गेटिंग इनफ प्रोटीन, डोंट वरी अबाउट दैट। आज तक कभी ये नहीं हुआ, हमने इतने सालों से हम प्रोत्साहन बैचेस चला रहे हैं, इतने सारे लोगों को हम डाइट दे रहे हैं कि उन्होंने वीगन डाइट फॉलो करने के बाद अपने प्रोटीन लेवल्स चेक कराए हो, किसी का भी कैल्शियम प्रोटीन कम आया हो। इनफैक्ट जिनके B12 लेवल्स कम थे, दे वर सरप्राइज्ड कि हमने सप्लीमेंट नहीं लिया, हमारा B12 लेवल कैसे नॉर्मल आ गया। ये तो हमने एक ऑटो इम्यून लेडी में अपनी देखा था, शी वाज सो सरप्राइज्ड, बट उनकी तारीफ है कि उन्होंने रेगुलर कांजी पीना नहीं छोड़ा था, जो डॉक्टर जयंत शर्मा भी करते हैं, कि वो कांजी कभी नहीं छोड़ते, एंड दैट इज व्हाट शी डिड, एंड शी वाज सरप्राइज्ड कि मेरा B12 लेवल भी सही है, और मैम मेरा ANA कैसे ठीक हो गया, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, स्टीरॉइड भी नहीं लिया। तो यू नो दिस इज द मैजिक अबाउट दिस डाइट, दिस प्रोग्राम ओवरऑल, कि आप अगर करोगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं अब नहीं कंप्लायंस या नहीं कुछ है तो फिर ऑब्वियसली हमको उसी के हिसाब से रिजल्ट्स मिलेंगे। एनी डाउट, एनी क्वेरी अबाउट द डाइट, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, प्लीज आस्क। जानना था मेरे को, जैसे मेरे को डाइट में मॉर्निंग में स्मूदी मिली है, वो प्री वर्कआउट है, बट अगर वर्कआउट किसी भी रीजन से मैं मॉर्निंग में नहीं कर पा रहा हूँ, शाम को करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं फिर कुछ चीज़ें चेंज करूँ या नहीं? मिस्टर विनय, आप बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप मॉर्निंग और इवनिंग में कर रहे हैं, बस अपना ये करिएगा जो इवनिंग वाला आपका शिफ्ट, जो भी चीजें हैं उसको मॉर्निंग में शिफ्ट कर लीजिए, और जो मॉर्निंग वाला आपका शेड्यूल है उसको इवनिंग में चेंज कर लीजिए, बिकॉज आपकी डाइट में आई गेस बिफोर एक्सरसाइज आफ्टर एक्सरसाइज मैंने बताया ना कैसे कैसे करना है। जी मैम, हाँ तो जी, हाँ, आपने तो बताया। उसको बस आप वैसे ही शिफ्ट कर लीजिए इन योर इवनिंग्स। यू वुड नो इन द मॉर्निंग कि आज मुझे एक्सरसाइज इस टाइम पे करना है ना, अगर मॉर्निंग में नहीं कर रहे तो यू वुड लाइक कि अब मैं ये इवनिंग में करूंगा। सो टेक दैट टू द इवनिंग वाला चीज, और जो इवनिंग में जो भी आपका मखाना, जो भी व्हाटएवर इज देयर इन योर डाइट, चना एंड ऑल, वो आप उसको मॉर्निंग में कर लीजिए। ओके, तो हम स्मूदी भी मतलब इवनिंग में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, थैंक यू मैम। Keep your 27th of October यानी कि Sunday, we are not doing it next Sunday because of Karwa Chauth, and we will take up fasting on that day.
फास्ट कर ही रहे हो तो फिर बेसिक ऑफ फास्टिंग ही सिखा देते हैं करवा चौथ वाले दिन। ठीक है, तो हमारा सेशन होगा फास्टिंग के साइंस को समझने, नेक्स्ट सेशन। लेकिन 27 अक्टूबर वेन्यू वी विल डिसाइड सून, और डॉक्टर गरिमा विल कोऑर्डिनेट अबाउट वेरियस रेसिपीज़ जो हम शेयर करेंगे, एंड साथ में विल हैव ए शेयर्ड ब्रेकफास्ट, पॉटलक ब्रेकफास्ट आफ्टर द सेशन on 27th of October. Thank you all for joining in.